प्रस्तावना की व्याख्या। इस व्याख्या को हम 5 भागों में देखेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे सत्ता का स्रोत, कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तहत सत्ता का स्रोत क्या है। भारत राज्य की प्रकृति। प्रस्तावना के तहत भारत राज्य की प्रकृति कैसी है। संविधान के उद्देश्य। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें संविधान के क्या उद्देश्य दिए गए हैं। महापुरुषों के कथन। हमारी प्रस्तावना को जो महापुरुषों द्वारा अलग अलग नामों से जाना जाया गया है, देखते हैं किस महापुरुष ने क्या नाम दिया है। वो अंत में देखेंगे महत्वपूर्ण बदलाव, कि जो हमारे संविधान की मूल प्रस्तावना में बदलाव हुए हैं वह कौन कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सत्ता का स्रोत। जो हमारी प्रस्तावना हम भारत के लोग से शुरू हुई है उसका क्या अर्थ है। भारत की शक्ति जनता में निहित है। संविधान जनता द्वारा जनता के लिए बनाया गया है। संविधान को शक्ति भारत की जनता से मिलती है, किसी राजा या बाहरी शक्ति से नहीं। जो हमारा भारत का संविधान है और जो उसकी प्रस्तावना है उसमें वर्णन किया गया है कि जो भारत का संविधान है वह भारत की जनता के द्वारा और भारत की जनता के लिए बनाया गया है। और चलिए दूसरा देखते हैं। भारत राज्य का स्वरूप या प्रकृति। जो भारत देश है उसकी स्वरूप या प्रकृति कैसी है और उसके लिए प्रस्तावना में किन किन आवश्यक बातों पर अधिक बल दिया गया है, चलिए देखते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका अर्थ है भारत एक स्वतंत्र देश है, यानी भारत अपने आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत अपने देश के हित के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए, चाहे वह बाहरी निर्णय हो या अन्य हो, वह फैसला लेने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र है। अब देखते हैं समाजवादी। इसका अर्थ है अमीर और गरीब के बीच असमानता कम हो तथा सभी को देश के संसाधनों का समान अवसर मिले। इस ये आजकल आप देख रहे होंगे जो अमीर है वो और अमीर हो रहा है और जो गरीब है वो और गरीब हो रहा है। तो प्रस्तावना में यह प्रावधान किया गया है कि सरकार ऐसी योजना लाए कि जो अमीर और गरीब के जो बीच की दूरी है वह कम हो और सब देश के सभी नागरिकों को संसाधनों का समान अवसर मिले। धर्मनिरपेक्ष। भारत में सभी धर्मों को समान सम्मान दिया जाता है। जो भारत देश है उसका अपना कोई धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्म समान है और सभी को समान सम्मान दिया जाता है। अब देखते हैं लोकतंत्रात्मक। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से चुनती है। जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनाव के माध्यम से इसलिए चुनती है कि जो जनता द्वारा प्रतिनिधि चुना गया है वो जनता के विचार और समस्याओं को सरकार के सामने गणराज्य। देश का राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। जो हमारे देश का प्रमुख है वह जनता के द्वारा चुना जाता है, ना कि उस प्रथा द्वारा जो पहले राजा का बेटा ही राजा होता था। अब देखते हैं संविधान के उद्देश्य। जो हमारी प्रस्तावना है उसमें संविधान के क्या उद्देश्य दिए गए हैं। इसमें सबसे पहले देखते हैं न्याय। हमारी प्रस्तावना में या संविधान में 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। उसमें देखते हैं तीन कौन कौन से न्याय हैं। पहला है सामाजिक न्याय। इसका अर्थ है जाति धर्म या लिंग के आधार पर भेदभाव न हो। जो हमारे देश के नागरिक हैं, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी के भी खिलाफ भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरा देर तक देखते हैं आर्थिक न्याय। सभी को समान रोजगार और आर्थिक अवसर मिलेंगे। जो भारत के नागरिक हैं सभी को समान अवसर मिलेंगे। आर्थिक न्याय। सभी को समान रोजगार और आर्थिक अवसर मिलेंगे। जो भारत के नागरिक हैं सभी को रोजगार में समान अवसर मिलेंगे। किसी को कम किसी को ज्यादा या किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तीसरा है राजनीतिक न्याय। सभी को मतदान का अधिकार। सभी व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। यह सभी व्यक्तियों को अधिकार दिया गया है। दूसरा देखते हैं स्वतंत्रता। जो हमारे संविधान है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहला है विचार की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है अपने विचार बनाने और सोचने की स्वतंत्रता। प्रत्येक नागरिक अपने विचार बना सकता है और अपने बारे में या किसी अन्य के बारे में कुछ भी सोच सकता है। दूसरा है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है अपने विचार बोलकर, लिखकर, चित्र, भाषण या अन्य माध्यम से व्यक्त कर सकता है। जो भी कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या चित्र बनाकर या भाषण बनाकर व्यक्त कर सकता है, लेकिन उसे देश की सुरक्षा, शांति या कानून व्यवस्था पर आंच नहीं आनी चाहिए।
तीसरा है विश्वास की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है व्यक्ति किसी भी विचार, सिद्धांत या धर्म में विश्वास कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। इन इसका तात्पर्य है कि व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वह किसी भी विचार को मान सकता है, किसी भी धर्म में विश्वास कर सकता है। उस पर किसी भी प्रकार का कोई जोर दबाव नहीं करा जाएगा। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता। व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, अपनाने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह कोई भी हो, वह कोई भी धर्म मान सकता है, किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार कर सकता है। वह उपासना की स्वतंत्रता। इसका अर्थ है व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ या उपासना करने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक नागरिक अपने धर्म या अपने रीति रिवाजों के अनुसार पूजा पाठ कर सकता है। अब देखते हैं समानता। समानता संविधान में दो प्रकार की है। चलिए वो देखते हैं कौन कौन से हैं। एक है प्रतिष्ठा की समता। हर नागरिक को समान सम्मान मिले, चाहे वह स्त्री हो पुरुष हो, बच्चे हों बूढ़े हों, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, सभी नागरिकों को समान सम्मान मिलना चाहिए। दूसरा है अवसर की समता। हर व्यक्ति को शिक्षा, नौकरी, व्यवसाय और विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। जो हमारे देश के नागरिक या युवा जो भी हैं, उन सभी को समान अवसर मिलना चाहिए। किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं बंधुता। बंधुता का अर्थ है देश के सभी नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना, जिससे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता मजबूत हो। यानी कि इनका कहने का तात्पर्य है, संविधान में यह प्रावधान किया है कि देश के सभी नागरिकों को एक भाईचारे की तरह रहना चाहिए, जिससे देश में भावना उत्पन्न होगी और देश की गरिमा बढ़ेगी और देश एक अखंड भारत के रूप में उभरेगा। अब देखते हैं चौथा, देखते हैं महापुरुषों के कथन। हमारे महापुरुषों ने किसने प्रस्तावना को क्या नाम दिया है, इसके बारे में देखते हैं। भीमराव अंबेडकर जी के बारे में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है स्वतंत्रता, समता और बंधुता को त्रिमूर्ति कहा है। बाबा साहब ने कहा है कि अगर व्यक्ति को समान अवसर या समानता नहीं मिल रही है तो उसके बिना स्वतंत्रता अधूरी है, और जब व्यक्ति को समानता नहीं मिलेगी तो बंधुता नहीं उत्पन्न हो पाएगी। इसलिए बाबा साहब ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता को त्रिमूर्ति कहा है। दूसरा देखते हैं N.A. पालकीवाला। इन्होंने क्या कहा है, संविधान का परिचय पत्र। जिस प्रकार व्यक्ति का परिचय उसके परिचय पत्र से होता है, इसी प्रकार जो हमारा संविधान है उसका परिचय हमारी प्रस्तावना से होता है। K.M. मुंशी, संविधान की जन्म कुंडली। उसकी जन्म कुंडली संविधान की प्रस्तावना है। पंडित ठाकुर दास भार्गव, संविधान की आत्मा। जो हमारा संविधान है, प्रस्तावना उसकी आत्मा है और प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ब्रिटिश राजनीति शास्त्री, इन्होंने क्या कहा है, संविधान का की नोट या मुख्य स्वर। चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण बदलाव कि जो हमारी मुख्य प्रस्तावना थी उसमें क्या क्या बदलाव किए गए। पहला है, जो सबसे पहले बदलाव हुआ है, मूल प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जो हमारा मूल संविधान है उसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द का वर्णन नहीं था। इन्हें 1976 में जोड़ा गया। चलिए दूसरा देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में यह साफ कर दिया था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और इसमें संशोधन तो किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता। यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह कहा गया है कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का एक भाग है, उसमें जो है बदलाव तो किया जा सकता है, लेकिन जो मूल प्रस्तावना है उसके ढांचे को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए।